Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पीटी 365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशिएंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट पीटी 365। करते हैं इकोनॉमी, उसमें बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो बेसल 3 एंड गेम देखते हैं। कंज्यूमर बैंकर्स एसोसिएशन रिलीज्ड अ वाइट पेपर द इम्पैक्ट ऑफ बेसल 3 एंड गेम प्रपोजल। तो कंज्यूमर बैंकर्स एसोसिएशन है, ठीक है। अब बेसल नॉर्म्स देखेंगे हम। ये क्या है? सेट ऑफ मेजर्स डेवलप्ड बाय बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। किसने डेवलप किया? बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन टू स्ट्रेंथन द रेगुलेशन, सुपरविजन एंड रिस्क मैनेजमेंट ऑफ बैंक्स। बेसल 1 1987 में क्या हो? इंट्रोड्यूस्ड रिस्क, क्रेडिट रिस्क एंड एसेट रिस्क वेटिंग। बेसल 2 जो 2004 का था उसमें क्या आया? फोकस्ड ऑन क्रेडिट रिस्क एंड रिस्क वेटिंग ऑफ एसेट्स। बेसल 3 2010 का था, उसमें आया इंश्योर साउंड लिक्विडिटी एंड लेवरेज रेशियोज़। अब अबाउट बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, ये 1974 में बनी। ये प्राइमरी ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर है फॉर प्रूडेंशियल रेगुलेशन ऑफ बैंक्स एंड प्रोवाइड्स अ फोरम फॉर रेगुलर कोऑपरेशन ऑन बैंकिंग सुपरवाइजरी मैटर्स। 45 मेंबर्स हैं जो कंप्राइज करते हैं सेंट्रल बैंक्स एंड बैंक सुपरवाइजर्स फ्रॉम 28 जुरिस्डिक्शंस और इनका कोई लीगल फोर्स नहीं है। बेसल 3 एंड गेम के बारे में देखते हैं। ये फाइनल सेट ऑफ रूल्स है बेसल 3 नॉर्म्स के, इसलिए इनको बोला गया बेसल 3 एंड गेम। Potential impact of endgame includes globally systematically important banks experiencing an increase of 21% in capital requirement. तो जो globally important banks हैं ना, उनको 21% इंक्रीज करना पड़ेगा अपना कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेसल नॉर्म्स इन इंडिया, ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। तो बेसल 1 का एडॉप्शन आरबीआई ने अडॉप्ट किया था बेसल 1 इन 1998-99, जिसमें CRAR को बढ़ाया गया था। बेसल 2 की बात करें तो आरबीआई ने अनाउंस किया फाइनल गाइडलाइंस फॉर बेसल 2 इन 2007। फिर बेसल 3 फुली अडॉप्ट किया अक्टूबर 2021 में। और आरबीआई की नॉर्म्स है वो स्ट्रिक्टर है। आरबीआई नॉर्म्स आर स्ट्रिक्टर एंड मोर प्रूडेंट देन बेसल नॉर्म्स। अब जो न्यू बैंकिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पैरामीटर्स है जो इंट्रोड्यूस किए गए बेसल 3 में, वो देख लेते हैं। तो कैपिटल कंजर्वेशन बफर्स टू RWAs, रिटर्न ऑन एसेट्स वाला जो बोलते हैं, बैंक्स हैव टू मेंटेन अ कैपिटल कंजर्वेशन बफर ऑफ 2.5%। लेवरेज रेशियो की बात करें तो लेवरेज रेशियो 3% मेंटेन करना पड़ता है। काउंटर साइक्लिकल बफर की बात करें तो 0% से 2.5%। मिनिमम लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो ग्रेटर देन 100%, ग्रेटर देन और इक्वल टू 100%। और मिनिमम नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो ग्रेटर देन और इक्वल टू 100%। ठीक है। अब जो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो भी अपन पढ़ रहे हैं उसको हम देखते हैं। तो पहला है टायर 1 कैपिटल, जिसमें कोर कैपिटल की बात होती है। इट इंक्लूड पेड अप शेयर कैपिटल, स्टॉक एंड डिस्क्लोज्ड रिजर्व। फिर टायर 2 में सप्लीमेंट्री कैपिटल है। इट इंक्लूड्स ऑल अदर कैपिटल, एग्जाम्पल अनडिस्क्लोज्ड रिवैल्यूएशन और लॉस रिजर्व्स, जनरल प्रोविजंस। फिर रिस्क वेटेड एसेट्स होते हैं। इट इज़ लिंक्ड टू मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट बैंक्स मस्ट हैव रिलेटिव टू बैंक्स रिस्क फ्रॉम इट्स लेंडिंग एक्टिविटीज़। द मोर द रिस्क द मोर द कैपिटल नीडेड टू प्रोटेक्ट द डिपॉजिटर्स। लेवरेज रेशियो, it shows how much of a company's capital comes from debt or how well it can meet its financial obligations. फिर LCR होता है। LCR requires banks to maintain a buffer of easily liquefiable assets to cover potential withdrawal demands over 30 days. It helps the bank stay afloat during a financial crisis. ठीक है। फिर आते हैं हम नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। It promotes resilience by creating incentives for banks to fund their activities with more stable sources. कितना स्टेबल सोर्स से फंडिंग है। फिर काउंटर साइक्लिकल बफर क्या होता है? इट इज़ अ मैकेनिज्म दैट अलाउज बैंक्स टू बिल्ड अप कैपिटल ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ एक्सेसिव क्रेडिट ग्रोथ। जब एक्सेसिव क्रेडिट ग्रोथ हो रही है उस टाइम आप बफर अच्छे से बिल्ड कर लो, जिससे कि क्राइसिस एब्जॉर्ब कर सको आप लॉसेस को अच्छे से। ठीक है।
अब इंपॉर्टेंट रेशियोज जो अभी हम देख रहे थे, तो लेवरेज रेशियो होता है टायर 1 कैपिटल अपॉन एक्सपोजर मटेरियल मेजर, LCR होता है लिक्विडिटी कवरेज वाला, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स अपॉन टोटल नेट कैश आउटफ्लो ओवर नेक्स्ट 30 डेज। फिर NSFR होता है अवेलेबल स्टेबल फंडिंग अपॉन रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग, और CAR होता है कैपिटल टायर 1 और टायर 2 का अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स। ठीक है। फिर नेक्स्ट है डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज 2024 लिस्ट ऑफ डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। ये क्या होते हैं, ये सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? ड्यू टू देयर साइज, क्रॉस जुरिसडिक्शनल एक्टिविटीज़, complexity and lack of substitute and interconnection. It also means that bank is too big to fail. If DSBs fail, essential banking services and economy would face major disruptions. तो इसमें कौन कौन से? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, HDFC है और ICICI बैंक है। डिक्लेरेशन कैसे होता है? DSIB फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग होता है RBI के। फ्रेमवर्क इज बेस्ड ऑन बेसिल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन फ्रेमवर्क। Banks having size as a percentage of GDP equal to or more than 2% are considered for DSIB list. Banks are placed in 5 buckets on the basis of additional common equity tier 1 requirement as a percentage of risk weighted assets. Bucket 1 banks have to maintain lowest CET1. In case a foreign bank having branch presence in India is a globally systematically important bank, it has to maintain additional CET1 capital surcharge. Financial Stability Board releases the list of GSIBs, SIBs। ठीक है, ये आई होप ये क्लियर होगा। फिर अपन देखते हैं WPI बेस ईयर रिविजन। द गवर्नमेंट हैज़ कंस्टिट्यूटेड अ वर्किंग ग्रुप ऑफ बेस रिविजन फॉर द करेंट सीरीज ऑफ WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स फ्रॉम बेस 2011-12 टू 22-23। तो एक वर्किंग ग्रुप बनाया है कि जिससे अपन बेस को रिवाइज़ कर सके। क्या रिवाइज़ करना है? WPI के बेस को। अब वर्किंग ग्रुप की बात करें तो उसको चेयर कर रहे हैं प्रोफेसर रमेश चंद्र, जो मेंबर ऑफ नीति आयोग हैं। इट विल ऑल्सो सजेस्ट इम्प्रूवमेंट इन कंपाइलेशन एंड प्रेजेंटेशन एंड कमेंट एंड रिकमेंड रोड मैप फॉर स्विच ओवर फ्रॉम WPI टू PPI प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की तरफ। अब WPI क्या है? ये मेजर करता है एवरेज चेंज ऑफ प्राइजेज ऑफ फिक्स्ड सेट ऑफ गुड्स, इसमें सर्विसेज नहीं होती है। ठीक है। एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ बल्क सेल इन अ कमर्शियल ट्रांजेक्शन इन अ डोमेस्टिक मार्केट ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये रिलीज़ कौन करते हैं? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। ये मेजर्ड एज अ वेटेड एवरेज ऑफ बास्केट ऑफ कमोडिटीज़। ठीक है। फिर कंपोजिशन ऑफ बास्केट देखते हैं तो 3 मेजर ग्रुप्स हैं इसमें। प्राइमरी आर्टिकल्स का वेट है 22%, फ्यूल और पावर का है 13% और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का है 64%। तो ये नंबर 1 पे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, प्राइमरी आर्टिकल्स नंबर 2 पे और फ्यूल नंबर 3 पे। ठीक है। प्राइमरी में फूड और नॉन फूड आर्टिकल्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं, क्रूड आता है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। फ्यूल और पावर में कोल, मिनरल ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी, और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में 22 अलग अलग और ग्रुप आते हैं। अब नीड फॉर रिविजन इन WPI बेस ईयर, तो स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए इसलिए ज़रूरी है। अपडेट करना है कमोडिटी के बास्केट को। फिर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आ गया, उसके हिसाब से चेंजेस लाने हैं। फिर PPPI की बात करते हैं तो इट मेजर्स द एवरेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ प्रोड्यूसर रिसीव्स। तो कितना चेंज हुआ है एक प्राइस में जितना एक प्रोड्यूसर रिसीव करता है फॉर इज गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट और फॉर एक्सपोर्ट्स। 2 तरीके के होते हैं, एक आउटपुट और एक इनपुट। अब क्यों चेंज करना है WPI को PPI से? क्योंकि मल्टीपल काउंटिंग बायस हैं। फिर एक्सक्लूजन ऑफ सर्विसेज है, WPI में सर्विस नहीं होता है जो कि 55% है GDP का। WPI में टैक्सेस वगैरह कुछ इंक्लूड नहीं होते। और एडवांटेजेस क्या है PPI के? ये सर्विसेज कवर करता है, एक्सक्लूड करता है इनडायरेक्ट टैक्सेस को। इंटरनेशनल प्रोमिनेंस है PPI का जैसे कि कंट्रीज़ लाइक USA में। अब एक CPI भी होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो देख लेते हैं। ये प्राइस चेंजेस को मेजर करता है एट कंज्यूमर लेवल, मतलब रिटेल लेवल पे। पब्लिश कौन करता है? NSO करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों आता है। इसका बेस ईयर है 2012 और इसमें गुड्स और सर्विसेज जैसे फूड, हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग सब होता है। एंड मेजरमेंट कैसे होता है? वेट्स ऑफ CPI बास्केट आर बेस्ड ऑन द एवरेज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर टेकन फ्रॉम कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। ठीक है, तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे से लेते हैं। फिर अदर की डेवलपमेंट्स में अपन देखेंगे रीजनल रूरल बैंक्स। अब रीजनल रूरल बैंक की बात करते हैं तो फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रपोजेस 4th फेज ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स एज पर रिपोर्ट्स। इनका जेनेसिस कब हुआ था? 1975 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप आफ्टर द प्रोमल्गेशन ऑफ ऑर्डिनेंस विच वॉज लेटर रिप्लेस्ड बाय रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976। तो पहले ऑर्डिनेंस आया था, फिर फाइनली एक एक्ट से रिप्लेस किया गया।
ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप द रूरल इकोनॉमी बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटीज़ पर्टिकुलरली टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। शेयर होल्डिंग तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 50% है, स्टेट गवर्नमेंट की 15% और स्पॉन्सर बैंक की 35% है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, स्पॉन्सर बैंक 35% और स्टेट गवर्नमेंट 15%। ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई एंड सुपरवाइज्ड बाय नाबार्ड। क्रिएटेड प्राइमरीली फॉर रूरल एरियाज, हाउएवर may also set up branches in urban areas. ये RBI have been consolidated in RRBs have been consolidated in a phased manner based on the recommendation of Dr. Vyas committee. ये इनकी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट है 75% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग एडवांसेस फॉर RRBs एज अगेंस्ट 40% फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ RRBs इज लिमिटेड टू फ्यू नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स इन अ स्टेट। अब नेक्स्ट आते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अभी 7th फाउंडेशन डे हुआ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। ये 2018 में बनी थी बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन विद 100% इक्विटी ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 100% इक्विटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। टू प्रोवाइड, एम क्या है इसका? टू प्रोवाइड एवरी हाउस होल्ड इन इंडिया एन एक्सेस टू एफिशिएंट बैंकिंग सर्विसेज एंड एनेबल देम टू बिकम फाइनेंशियली सिक्योर एंड एम्पावर्ड बाय लेवरेजिंग पोस्टल नेटवर्क। सर्विसेज क्या क्या ऑफर करता है? सेविंग और करेंट अकाउंट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बिल एंड यूटिलिटी पेमेंट एंड एक्सेस टू थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स सच एज लोन एंड इंश्योरेंस। अब पेमेंट बैंक की बात करते थे तो ये डिफरेंशिएटेड बैंक है जो नचिकेत मोर कमेटी के रिकमेंडेशन पे बने थे और कंसेप्चुलाइज किया था आरबीआई ने। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू वाइडन द स्प्रेड ऑफ पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू स्मॉल बिजनेसेस, लो इनकम हाउस होल्ड्स एंड माइग्रेंट लेबर फोर्स इन सिक्योर टेक्नोलॉजी ड्रिवन एनवायरमेंट। ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेविंग एंड करेंट अकाउंट्स, लेकिन ये टाइम डिपॉजिट्स और एनआरआई डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। कैन नॉट इशू लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड, तो एक लोन्स नहीं इशू कर सकते और क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, लेकिन ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। दे कैन इशू एटीएम कार्ड्स और डेबिट बैंक्स एंड प्रोवाइड ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है। ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज दे सकते हैं और एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड भी, क्रेडिट कार्ड नहीं। फिर आते हैं नेक्स्ट आरबीआई ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। तो यूनियन गवर्नमेंट ने अभी 26th आरबीआई गवर्नर अपॉइंट करने की बात की है, तो सेंट्रल बैंक अपॉइंट करेगा एज पर आरबीआई एक्ट, ठीक है। कौन? सेंट्रल बैंक नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट। सर ऑसबोरी स्मिथ वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। अभी सी.डी. देशमुख की बात, सी.डी. देशमुख थे जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे बैंक के। अपॉइंट कौन करते हैं? किसके रिकमेंडेशन में? फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी होती है, उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। फिर फाइनल अपॉइंटमेंट कौन बताते हैं? कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट जो पीएम हेड करते हैं, ठीक है। और ये 5 साल तक रहते हैं, नॉट मोर देन 5 years एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में फिक्स फाइल अपॉइंटिंग, और या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है इतने दिन के लिए रहेंगे, और ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है। रिलेटेड न्यूज़ में देखते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कमेटी सेटअप की है, फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल और एथिकल एनेबलमेंट ऑफ एआई, फ्री एआई। 8 मेंबर कमेटी है डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य के अंदर। ये फ्रेमवर्क बनाएगी फॉर असेसिंग द करेंट लेवल ऑफ एडॉप्शन ऑफ एआई इन फाइनेंशियल सर्विसेज, आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क्स एसोसिएटेड विद एआई, तो पोटेंशियल रिस्क भी आइडेंटिफाई करेगी। फिर नेक्स्ट है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट्स। तो आरबीआई हाइक्ड द रेट सीलिंग, तो आरबीआई ने रेट सीलिंग हाइक की है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट्स पे टू सपोर्ट फॉरेन फ्लोज। ये क्या होते हैं? टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं दैट आर ओपनड बाय एनआरआईज इन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, कोई भी परमिटेड फॉरेन करेंसी में जो फ्रीली कन्वर्टेबल हो। और कौन कौन से टाइप के एनआरआई बैंक अकाउंट होते हैं? एक नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट और नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फाइनेंस एंड टैक्सेशन। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। फाइनेंस एंड टैक्सेशन में टॉपिक है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट 2025। रिसेंटली नीति आयोग रिलीज्ड फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट। क्या रिलीज़ किया? नीति आयोग ने फिस्कल हेल्थ रिपोर्ट इंडेक्स रिलीज़ किया 2024 में। फिस्कल हेल्थ बताते हुए सब नेशनल लेवल पे और पॉलिसी रिफॉर्म्स की कैसे सस्टेनेबल और रेजिलिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। तो इधर देखो बॉक्स में सब इंडाइसेस क्या क्या हैं, इसमें ना ये ध्यान रखना किसने रिलीज़ किया, नहीं तो जनरली हम आरबीआई टिक कर देंगे। मेजर इंडाइसेस क्या है? क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, फिर रेवेन्यू रियलाइजेशन, फिस्कल प्रूडेंस, डेट इंडेक्स और डेट सस्टेनेबिलिटी। माइनर इंडेक्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस इंडेक्स के बारे में पढ़ते हैं। ये स्टेट्स को रैंक करता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिट फिस्कल इंडेक्स विच इज़ बेस्ड ऑन 5 मेजर सब इंडाइसेस जो अभी हमने पढ़ा और 9 माइनर। स्टेट्स हैव बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ FHI स्कोर। अचीवर बोलेंगे जो ग्रेटर देन 50 है, जिसका स्कोर फ्रंट रनर है जो 40 से 50 के बीच में है,
परफॉर्मर है जो 25 से 40 के बीच में, और एस्पिरेशनल है जो लेस देन 25 है। ठीक है, अब रिपोर्ट्स में ये ध्यान रखना नहीं है कि किस स्टेट का क्या है, तो की फाइंडिंग्स हमारे काम की नहीं है। ठीक है, फिर स्टेट फाइनेंसेस की बात करेंगे। स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2024 रिपोर्ट, तो बजट के हिसाब से क्या स्टडी रही है स्टेट फाइनेंसेस की, वो देखना है। तो सबसे पहले बॉक्स में देख लो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट होता है मेजर ऑफ हाउ द गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो, कि हाउ और कितना, किस तरीके से और कितना बोरो करना है गवर्नमेंट को। तो उसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। तो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो आप टोटल एक्सपेंडिचर तो आप माइनस कर दोगे, लेकिन रेवेन्यू रिसीट माइनस करोगे और नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट माइनस करोगे। फिर रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो रिप्रेजेंट्स द शॉर्टेज ऑफ गवर्नमेंट्स फंड टू मेंटेन डेली अफेयर्स। फॉर्मूला है इसका रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, आरबीआई ने स्टेट फाइनेंसेस की रिपोर्ट रिलीज किया, स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2024-25 रिपोर्ट विद द थीम ऑफ फिस्कल रिफॉर्म्स बाय स्टेट्स। अब फिस्कल पोजीशन क्या है स्टेट गवर्नमेंट की, वो देखना है। फिर ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट्स कंटेन्ड देयर ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट विद इन 3% ऑफ ग्रॉस जीडीपी ड्यूरिंग 21-22 से 2023-24 में। GFD of the Indian states fell from an average of 4.3% of GDP during 1998-99 to 2003-04 to 2.7%, 4.3 से 2.7% during 2004-05 to 23-24। अब रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो स्टेट्स मेंटेन द रेवेन्यू डेफिसिट एट 0.2% ऑफ GDP। फिर एक्सपेंडिचर क्वालिटी इंप्रूव हुई है। डेट ऑफ स्टेट्स डिक्लाइन फ्रॉम 31.8% ऑफ GDP टू 28.5% ऑफ GDP 2024 मार्च के हिसाब से। However, it remains well above the level of 20%। 20% करना था हमको FRBM एक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो उतना तो नहीं हो पाया है, 28% है अभी। फिर FRBM एक्ट 2003 के बारे में हम देखेंगे तो इट वॉज इन्फोर्स्ड इन जुलाई 2004 विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ensuring intergenerational equity in fiscal management and ensuring long-term macroeconomic stability. It prescribes limit for fiscal deficit in order as the burden of present-day borrowings would have been to be borne by future generations. It has been amended 4 times in 2004, 12, 15 और 18। टारगेट्स क्या है एक्ट के अंदर, फिस्कल डेफिसिट 3% तक होना चाहिए जीडीपी के, कंटेनिंग जनरल गवर्नमेंट डेट टू 60% ऑफ जीडीपी। जनरल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट होना चाहिए, जनरल गवर्नमेंट का 60%, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए 40% और स्टेट गवर्नमेंट का 20%। तो टोटल जनरल गवर्नमेंट का 60%, सेंटर इज टू स्टेट का देखेंगे तो 40% इज टू 20%। ठीक है, ये ध्यान रखना 24-25 तक। फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो आरबीआई ने नोटिफाई किया है कैलेंडर फॉर इशुएंस ऑफ टी बिल्स, वन ऑफ द टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के जो कैलेंडर है उसको रिलीज़ किया टी बिल के लिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया, ये ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है जो इशू करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, एक्नॉलेजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट्स डेट ऑब्लिगेशन। एक्नॉलेजिंग द गवर्नमेंट्स डेट ऑब्लिगेशन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इशू करता है। आरबीआई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट लेते हैं, आरबीआई थ्रू एन ऑक्शन इन इट्स इलेक्ट्रॉनिक ई कुबेर प्लेटफॉर्म। तो आरबीआई इशू करते हैं ई कुबेर प्लेटफॉर्म के थ्रू। आरबीआई पब्लिक डेट ऑफिस एक्ट्स एज रजिस्ट्री या डिपॉजिटरी। मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है, कमर्शियल बैंक, प्राइमरी डीलर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, ये सब। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात करते हैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्या क्या आता है। जी सेक में पहला होता है शॉर्ट टर्म विथ ओरिजिनल मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर। तो शॉर्ट टर्म होगी लेकिन ओरिजिनल मैच्योरिटी होगी 1 साल से कम की। एग्जाम्पल है इसके टी बिल्स। तो टी बिल्स में क्या है, मनी मार्केट है और शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जीरो कूपन सिक्योरिटी होती है और ये कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता है इसमें। इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट फेस वैल्यू। तो डिस्काउंट पे इशू करते हैं और फेस वैल्यू पे रिडीम करते हैं मैच्योरिटी पे। 3 टेनर्स में होता है, नेमली 91 डेज़, 182 डेज़ और 364 डेज़। कैश मैनेजमेंट बिल्स भी एक होते हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं, जिनकी मैच्योरिटी लेस देन 91 डेज़ होती है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2010 टू मीट द टेम्परेरी मिसमैचेस इन कैश फ्लो। लॉन्ग टर्म एक होता है विथ ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ 1 और मोर ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ना, एग्जाम्पल गवर्नमेंट बॉन्ड और डेटेड सिक्योरिटी। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, डेटेड G-Secs और स्टेट डेवलपमेंट लोन। तो डेटेड G-Secs में होता है फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे होते हैं, पेड ऑन फेस वैल्यू ऑन हाफ ईयरली बेसिस विद मैच्योरिटी रेंजिंग फ्रॉम 5 to 40 ईयर्स।
और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स होते हैं जो डेटेड सिक्योरिटी होती है, इशू की जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा विथ हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट्स. इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट इशूज़ बोथ टी बिल्स एंड बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटीज़. तो सेंट्रल गवर्नमेंट टी बिल भी इशू करती है, बॉन्ड्स भी और डेटेड सिक्योरिटी भी, और स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है सिर्फ बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटी कॉल स्टेट डेवलपमेंट लोन्स. ठीक है, टी बिल नहीं करती है. अब एडवांटेजेस क्या है इन्वेस्टिंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी के? यूज्ड एज कोलेटरल फॉर बैंक्स, रिस्क फ्री गिल्ट एज सिक्योरिटी होती है विथ नो रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट, फिर मैक्सिमम सेफ्टी ड्यू टू सॉवरेन गारंटी, ऑफर्स वाइड रेंज ऑफ मैच्योरिटी फ्रॉम 91 days to 40 years और ईजी टू सेल इन द सेकेंडरी मार्केट. सेकेंडरी मार्केट में बेचना आसान होता है. इनिशिएटिव्स क्या के लिए गए हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए? GSEC एक्विजिशन प्रोग्राम है, RBI कंडक्ट करती है ओपन मार्केट ऑपरेशन टू परचेज GSEC. इट हेल्प सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल एक्सेसिव वोलेटिलिटी फेस्ड बाय मार्केट पार्टिसिपेंट्स इन GSEC मार्केट. फिर RBI की एक रिटेल डायरेक्ट स्कीम है जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स हैव द फैसिलिटी टू ओपन एंड मेंटेन रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट विथ RBI टू एक्सेस GSEC प्लेटफॉर्म. फिर एक है स्कीम फॉर नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग फैसिलिटी इन ऑक्शंस ऑफ GSEC. तो ये RBI मैंने इंट्रोड्यूस किया, RBI ने रिटेल पार्टिसिपेशन के लिए इन प्राइमरी मार्केट फॉर GSECs एंड स्टेट डेवलपमेंट लोन्स. ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाला टॉपिक. नेक्स्ट है सोवरेन बॉन्ड्स. द 10-year सोवरेन बॉन्ड यील्ड फॉल्स टू नियर 1 year लो. तो जो यील्ड है ना वो कम हो गई है. ठीक है, बॉन्ड प्राइजेस और यील्ड की बात करें तो जैसे जैसे बॉन्ड यील्ड कम होती है तो बॉन्ड प्राइस बढ़ जाती है, वैसे रिवर्स बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो बॉन्ड प्राइस कम हो जाती है. सॉवरेन बॉन्ड क्या होता है? ये स्पेसिफिक डेट इंस्ट्रूमेंट है. क्या है ये? डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट. इट कैन बी डिनोमिनेटेड इन बोथ फॉरेन एंड डोमेस्टिक करेंसी. ये फॉरेन और डोमेस्टिक करेंसी दोनों में हो सकता है. इट प्रोमिसेस टू पे द बायर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर स्टिपुलेटेड नंबर ऑफ ईयर्स एंड रीपे द फेस वैल्यू एट मैच्योरिटी. तो फेस वैल्यू पे रीपे कर देना है मैच्योरिटी के टाइम. वाई गवर्नमेंट प्रेफर सॉवरेन बॉन्ड? सॉवरेन बॉन्ड क्यों प्रेफर करती है गवर्नमेंट? टू मीट देयर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट्स हैव 2 options, आइदर टू रेज टैक्सेस और टू इशू बॉन्ड्स. तो उनका एक्सपेंडिचर रेज मीट करना है अपना, तो या तो वो टैक्स ज़्यादा लेने लगेगी या तो वो बॉन्ड इशू कर देगी. रेजिंग टैक्सेस इज़ अनपॉपुलर मूव. अनपॉपुलर है, वोट वोट के टाइम दिक्कत आती है. सो सॉवरेन बॉन्ड्स आर प्रेफर्ड एज दे आर फेमिलियर टू टेकिंग लोन्स फ्रॉम द मार्केट. अब बॉन्ड यील्ड की बात करें तो ये एक इंटरेस्ट रेट है दैट द इशूअर और द गवर्नमेंट पेज ऑन इशूइंग बॉन्ड्स. तो जब बॉन्ड इशू करती है उस टाइम जो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड देती है, इंटरेस्ट रेट देती है, उसको बॉन्ड यील्ड बोलते हैं. ये इट इज़ अ रिटर्न रियलाइज्ड बाय अ बॉन्ड इन्वेस्टर. जो बॉन्ड इन्वेस्ट कर रहा है ना, बॉन्ड खरीद रहा है, उसको ये यील्ड मिलती है. ये डिपेंडेंट है 3 फैक्टर्स पे. क्रेडिट वर्दीनेस पे, मतलब कंट्रीज एबिलिटी टू रीपे डेट्स, कंट्री के रिस्क पे, देयर इज अनरेस्ट वॉर, एक्सचेंज रेट पे, दैट इज कंट्रीज विद वॉलेटाइल इकोनॉमीज एंड हाई इन्फ्लेशन रेट्स हैव टू इशू हायर इंटरेस्ट रिटर्न्स ऑन देयर बॉन्ड्स कंपेयर टू मोर स्टेबल वंस. फिर बॉन्ड प्राइस और यील्ड का रिलेशन क्या है? ये इन्वर्सली रिलेटेड है, जो अभी हमने डायग्राम में देखा ना वो. ठीक है, ये वाला. तो आई होप ये सॉवरेन बॉन्ड्स क्लियर होगा. फिर हम अदर टॉपिक्स में देखेंगे सेस और सरचार्ज. फिर अदर की डेवलपमेंट्स में सेस एंड सरचार्ज. रिसेंटली द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन हाईलाइटेड कंसर्न्स रिलेटेड टू सेस एंड सरचार्ज. आर्टिकल 270 और 271 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो डील करते हैं सेस और सरचार्ज से. सेस क्या है? एक फॉर्म है टैक्स का जो लेवी किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा ऑन टैक्स विद स्पेसिफिक पर्पसेस टिल द टाइम द गवर्नमेंट गेट्स इनफ मनी फॉर इट्स टैक्स पर्पस. ठीक है, मतलब स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है जब तक वो मोटिव फुलफिल नहीं हो जाता. जैसे एजुकेशन टैक्स, हेल्थ सेस, दे आर टिपिकली इम्पोज इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग टैक्सेस. तो जो एग्जिस्टिंग टैक्सेस है उसके ओवर एंड अबव लगाया जाता है एड वेलोरम पे. ठीक है, वैल्यू बेस्ड पे, परसेंटेज बेस्ड पे. ये क्रेडिट होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में और ड्रॉ किया जाता है ओनली विद पार्लियामेंट्री अप्रूवल. ये जनरली स्टेट्स के साथ शेयर नहीं किया जाता है. फिर सरचार्ज होता है एडिशनल टैक्स होता है जो ड्यूटी और टैक्सेस के अबव लगता है, स्पेशली टैक्स ऑन टैक्स. सरचार्ज डज नॉट रिक्वायर अ स्पेसिफिक पर्पज एट एनी टाइम ऑफ लेवी. स्पेसिफिक पर्पज़ नहीं चाहिए रहता है इसका, बट ये कंसोलिडेटेड फंड में ही जाता है. दे आर जनरली केप्ट आउट ऑफ नेट प्रोसीड्स अनलाइक अदर टैक्सेस अंडर द डिविजिबल पूल फॉर शेयरिंग विद स्टेट्स. ये केप्ट आउट ऑफ नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स से बाहर रखा जाता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट. रिसेंटली द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैज़ इशूड अपडेटेड गाइडेंस फॉर एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट अंडर द इंडियाज़ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA के अंदर एक प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट आया है. तो पूछ सकते हैं कि प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट किससे एसोसिएटेड है. न्यू गाइडेंस एग्जेम्प्ट सर्टेन प्रोविजंस अंडर इंडिया साइप्रस DTAA, इंडिया मॉरिशस DTAA
and India-Singapore DTAA. Guidance also recognizes and nudges tax authorities to refer to Base Erosion and Profit Shifting Article, Action Plan 6 as well as UN Model Tax Convention. BEPS Action Plan 6 addresses treaty shopping. तो treaty shopping का मतलब क्या होता है? यूज़ ऑफ टैक्स treaty to reduce tax liability by routing investment through countries with favorable tax arrangements. तो टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस करने के लिए टैक्स ट्रीटी का यूज़ किया जाता है और फेवरेबल टैक्स एग्रीमेंट लिया जाता है ऐसी कंट्री से इन्वेस्टमेंट को रीरूट करते हुए जहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी बहुत कम हो. फिर प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट क्या है? ये पार्ट है इंटरनेशनल टैक्स रूल का एम्ड एट प्रिवेंटिंग मिसयूज ऑफ टैक्स ट्रीटीज़. It is a provision under which the multilateral convention to implement tax treaties related provisions to prevent BEPS, which entered into force for India on October 1, 2019. This convention also modified some of the India's DTAAs. Under BEPS framework, PPT checks whether a business arrangement is genuinely commercial or created mainly to avoid taxes. तो इसीलिए प्रिंसिपल पर्पस टैक्स आया है. फिर नेक्स्ट हम देखेंगे यूएन रिपोर्ट लॉर्ड्स इंडियाज़ जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग. तो रिपोर्ट टाइटल चार्टिंग न्यू पाथ्स फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट एशिया पैसिफिक रीजनल रिपोर्ट ऑन बीजिंग +30 रिव्यू जो यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक ने रिलीज़ किया और यूएन वुमेन ने. अब जेंडर बजटिंग क्या होता है? एक जेंडर मेन स्ट्रीमिंग है विच यूजेस बजट एज द एंट्री पॉइंट टू अप्लाई जेंडर लेंस टू पॉलिसी प्रोग्रेस.